आज हम विनोद रस्तोगी द्वारा लिखी बहू की विदा एकांकी के वर्कबुक के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। तो आज हम भाग 1 से लेके भाग 7 तक प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो चलिए हम भाग 1 पढ़ते हैं। अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, झोंपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। तो प्रश्न, उपर्युक्त कथन किसने किससे कब तथा क्यों कहा। उपर्युक्त कथन रमेश के पिता जीवन लाल ने कमला के भाई प्रमोद से कहा जब वह अपनी बहन को विदा कराने आया था, क्योंकि जीवन लाल के अनुसार बहू पूरा दहेज नहीं लाई थी। प्रश्न ख, श्रोता ने अपने सामर्थ्य के संबंध में क्या कहा। श्रोता ने अपने सामर्थ्य के संबंध में कहा कि उसने जितना हो सका उसने सब दे दिया है। प्रश्न घ, झोंपड़ी तथा महल से वक्ता का संकेत किस ओर है। झोंपड़ी तथा महल से वक्ता का संकेत जीवनलाल की अमीरी तथा प्रमोद की गरीबी से है। प्रश्न ग, वक्ता किस बात पर क्रोधित है तथा क्यों। वक्ता इस बात पर क्रोधित है कि प्रमोद ने खातिरदारी सही से नहीं की और उन्हें दहेज भी पूरा नहीं दिया। भाग 2, मेरे नाम पर जो धब्बा लगा है मेरी शान को ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई उसकी उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी को विदा कराना चाहती हो तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे। तो प्रश्न का वक्ता कौन है, उसके अनुसार कभी उसकी शान को क्या ठेस पहुंची थी। तो उत्तर, उपर्युक्त कथन में वक्ता जीवनलाल है। उनके अनुसार भरी बिरादरी में उनकी हंसी हुई तथा उनकी शान को ठेस पहुंची। वह बरातियों का सही से आदर सत्कार ना होना था। घाव शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। उत्तर, वक्ता के अनुसार घाव शब्द का अर्थ है कि उसे पूरा दहेज नहीं मिला तथा उसके बरातियों की खातिरदारी भी ठीक से नहीं हुई थी। ग, वक्ता ने घाव के लिए मरहम भेजने की बात कहकर क्या संकेत किया। वक्ता ने घाव के लिए मरहम भेजने की बात कहकर दहेज के रूप में 5,000 रुपये देने की मांग की है, अर्थात वक्ता ने और दहेज की मांग की है। घ प्रश्न, क्या वक्ता के उपर्युक्त कथन को आप सही मानते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, नहीं, मैं वक्ता के उपर्युक्त कथन को बिल्कुल गलत मानती हूँ, क्योंकि लड़की वाले चाहे अपनी खून पसीने की सारी कमाई दहेज में दे दे फिर भी लड़के वालों का लालसा ख़त्म नहीं होता है। लड़के वालों का लालच ख़त्म नहीं होता है। तो भाग 3 पढ़ते हैं। ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं और तुम उत्तेजित स्वर में कल के शोकरे मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। तो प्रश्न क, इसमें आएगा प्रश्न क, उपर्युक्त कथन में कौन किससे किस संदर्भ में बात कर रहा है। उपर्युक्त कथन में जीवनलाल प्रमोद को अपने जीवन के अनुभव के संदर्भ में बात कर रहा है। प्रश्न ख, बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए ये से उनका क्या आशय है। बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं इस बात से जीवनलाल का आशय है कि उसने दुनिया देखी है और उसे इस दुनिया के बारे में बहुत अनुभव है। प्रश्न ग, वक्ता के उपर्युक्त कथन श्रोता के किस कथन के उत्तर में कहे हैं। उत्तर, वक्ता ने उपर्युक्त कथन श्रोता को बाकी का दहेज गोने में पूरा दिए जाने के उत्तर में कहा है। प्रश्न ग, वक्ता की क्या मांग थी। वक्ता के अनुसार उसके नाम पर क्या धब्बा लगा था। वक्ता की दहेज के रूप में 5,000 रुपये देने की मांग थी। वक्ता के अनुसार उसके नाम पर धब्बा उसकी बरातियों की ठीक से खातिरदारी ना होने पर लगा है। भाग 4, तो वह क्या कर लेता, मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। तो प्रश्न क, वह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो वह शब्द का प्रयोग जीवनलाल के पुत्र रमेश के लिए किया गया है जो कमला का पति है। ख प्रश्न, वक्ता ने उपर्युक्त बात श्रोता के किस कथन के उत्तर में कही है। उत्तर, वक्ता ने उपर्युक्त बात तब कही जब प्रमोद ने कहा कि यदि रमेश बाबू, कमला के भाई प्रमोद ने कहा कि यदि रमेश बाबू होते तो वे ऐसा नहीं करने देते। गौ, वक्ता ने अपने बेटे की क्या विशेषताएं बताई है। उत्तर, वक्ता ने अपने बेटे की विशेषताएं बताते हुए कहा कि वह मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं है। वक्ता का ग प्रश्न, वक्ता का बेटा कहाँ गया हुआ था और क्यों, क्या उसका जाना सफल रहा। जीवनलाल का बेटा रमेश अपनी बहन गौरी को विदा कराने उसके ससुराल गया था, परंतु उसका जाना असफल रहा क्योंकि
क्योंकि उसकी बहन के ससुराल वाले भी दहेज की मांग करते हैं। भाग 5, तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे और उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी मां के आंचल पर होगा, समझे। तो प्रश्न का उपर्युक्त वाक्य किस एकांकी से लिया गया है? वाक्य किसने तथा किससे कहा है? उत्तर, उपर्युक्त वाक्य बहू की विदा एकांकी से लिया गया है और ये वाक्य जीवनलाल ने प्रमोद से कहा है। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, आशय स्पष्ट कीजिए। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे से आशय है कि पूरा दहेज ना देने के कारण उसकी बहन अपना पहला सावन अपने माता पिता तथा सहेलियों के साथ नहीं मना पाएगी। ग, प्रश्न, वक्ता ने सपने पूरे न होने के लिए किस किस को जिम्मेवार बताया है? क्या आप वक्ता के कथन को उचित मानते हैं? वक्ता ने उत्तर, वक्ता ने सपने ना पूरे होने के लिए प्रमोद और उसकी मां को जिम्मेदार बताया है और कहा है कि उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी मां के आंचल पर होगा। वक्ता के इस कथन को मैं अनुचित मानती हूँ। प्रश्न ग, वक्ता ने अपनी बेटी गौरी के विवाह के संबंध में क्या कहा? इससे वक्ता के चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? वक्ता ने अपनी बेटी गौरी के विवाह के संबंध में कहा कि पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है, बहुत धूमधाम से की और उसके ससुराल वालों की इतनी खातिरदारी की कि बारात वाले दंग हैरान रह गए। इस कथन से वक्ता के अहंकारी होने की विशेषता का पता चलता है। प्रश्न 6, बेटी और बहू। भाग 6, बेटी और बहू को एक तराजू में तोलना चाहते हो, बेटी बेटी है, बहू बहू। तो प्रश्न का उपर्युक्त कथन किसने कहा है तथा कब? उपर्युक्त कथन, उत्तर, उपर्युक्त कथन जीवनलाल ने प्रमोद को तब कहे जब प्रमोद ने जीवनलाल को कहा कि क्या मेरी बहन कमला आपकी कोई नहीं लगती? प्रश्न ख, बेटी और बहू से किस किस की ओर संकेत है? जीवनलाल ने बेटी से गौरी की ओर और बहू से रमेश की पत्नी कमला की ओर संकेत किया है, जो कि जीवनलाल और राजेश्वरी की पुत्रवधू है। प्रश्न ग, बेटी वाला होकर भी वक्ता को किस बात पर अहंकार था? उत्तर, बेटी वाला होकर भी वक्ता को इस बात पर अहंकार था कि उसने भी अपनी बेटी गौरी की शादी की है और उसने बरातियों की इतनी खातिरदारी सेवा की है कि वह हैरान रह गए और इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। प्रश्न ग, बेटी बेटी है, बहू बहू। इस कथन से वक्ता की किस मानसिकता पर प्रकाश पड़ता है? इस संबंध में अपने विचार भी प्रकट कीजिए। उत्तर, इस कथन से वक्ता की संकीर्ण मानसिकता पर प्रकाश पड़ता है। लड़के वाले अपनी बेटी को बेटी समझते हैं, लेकिन बहू या पराई बेटी को अपनी बेटी मानने से इनकार कर देते हैं, जबकि बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। भाग 7, जरूर और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे। क, प्रश्न, जरूर शब्द का प्रयोग वक्ता ने किस प्रश्न के उत्तर में किया है और क्यों? जरूर शब्द का प्रयोग वक्ता ने उत्तर में किया जब प्रमोद ने पूछा कि क्या वह जाने से पहले एक बार अपनी बहन से मिल सकता है। ख, प्रश्न, जीवनलाल के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जीवनलाल बहू की विदा शीर्षक एकांकी का प्रमुख पात्र है। एकांकी का समस्त घटनाक्रम उसके इर्द गिर्द घूमता है। जीवनलाल दहेज का लोभी है और वह स्वयं को नाकवाला कहता है। वह एक धनी व्यापारी है। प्रश्न ग, मरहम शब्द का आशय स्पष्ट कीजिए। वक्ता किस प्रकार के मरहम की बात कह रहा है और क्यों? उत्तर, महरम से जख्म भरते हैं, पर जहां मरहम शब्द का आशय 5000 रुपये हैं, वक्ता मरहम की बात दहेज के रूप में उस घाव के लिए कर रहा है जो उसके बरात वालों की ठीक से सेवा ना करने पर लगा था। दहेज प्रथा पर प्रश्न, दहेज प्रथा पर अपने विचार प्रकट कीजिए। दहेज प्रथा समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है, जिसकी बलि वेदी पर वह कन्याएं चढ़ती हैं जो अपने घरों से लड़के वालों की आशा के अनुरूप पर्याप्त दहेज नहीं ले जाती हैं। इस बुराई को दूर करने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। साथ ही उन लोगों को भी दंडित किया जाना चाहिए जो दहेज देते या लेते हैं। तो हम आगे के प्रश्न उत्तर 8 से लेके भाग 8 से लेके 14 तक अगली वीडियो में पढ़ेंगे।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।